हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, होम साइंस प्रैक्टिस सीरीज जो हम लोग का कंटिन्यू चलता है, डेली किसी न किसी टॉपिक पे हम लेकर आते हैं। तो आज उसी क्रम में क्या है, शारीरिक संरचना, कार्य और स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुवांशिकी। ठीक है, बॉडी कंपोजिशन, फंक्शन एंड हेल्थ, एजुकेशन एंड जेनेटिक्स। ठीक, एक बार ब्राइटनेस थोड़ा मोबाइल का बढ़ा लें। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो भी PYQ है। ठीक, दिखा दे क्या आप लोगों को कहाँ कहाँ कौन कौन से एग्जाम में आया है। अच्छा, यहाँ तो दिख ही रहा है। ठीक, ये देख लो आप लोग। ठीक, सब देखो कितने बार का रिपीटेशन, और इस तरीके से करके हम बहुत लेकर आए हैं। ठीक है, ये सारा देख लीजिए आप लोग। जितना हो सकेगा 1 घंटे में उतना पढ़ाएंगे। ठीक, ये देख लीजिए, 1 घंटे में जितना कवर हो जाए। फिर इसके बाद जो आप कहोगे मैं नेक्स्ट लेकर आती रहूँगी। ठीक, आप लोगों को तो कुछ बताना रहता नहीं कि हमें किस टॉपिक पे चाहिए, तो हमें जो समझ में आता है हम वही लेकर आ जाते हैं। जिसको जो चीज़ें पढ़नी हो वो हमें बता सकता है कि मैम ये चीज़ लेकर आइए। ठीक, और जो भी आप लोग जो पीछे के वीडियो ना देखे हों, सब लोग पीछे का वीडियो देखे जा करके प्लेलिस्ट में। बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक पे हम वीडियो क्या करते हैं, ऐसे ही लाते रहते हैं। क्या है प्रश्न, क्या कह रहा है, ORS में ऊर्जा के शोध के लिए मिलाया जाता है। तो क्या मिलाते हैं, ग्लूकोज मिलाते हैं। ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, आनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को कहते हैं। तो क्या कहेंगे, एपीजेनेसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, एपीजेनेसिस कहते हैं। सुमेल है क्या, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये क्या है, खाने का व्यतिक्रम है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, व्यक्ति खाना नहीं खाता है और ये दिखाता है कि हम ये सोचता है कि हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए क्या है, वो खाना खाता ही नहीं है। और क्या होता है, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा, वो भी ईटिंग डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है, उसमें खाने को तो लोग खा लेते हैं, लेकिन खाने के बाद क्या है, वॉमिटिंग करके, किसी भी तरीके से वॉमिटिंग करके या कोई दवा खा करके, मतलब कोई भी तरीका अपना करके लास्ट में उनका एक ही मोटो होता है कि खाने को क्या करें, हम पलट दें, यानी वॉमिटिंग करके हम खाने को बाहर निकाल दें। और वो ऐसे क्या करते, खाना खाते रहते। ठीक है, तो ये दो क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है। क्या, अनोरेक्सिया नर्वोसा और क्या है, एनोरेक्सिया बुलिमिया। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। ठीक, अब क्या है, चित्त विक्षेप यानी तंत्रिका व्यतिक्रम, लत यानी करते हुए सीखना, और फलवाद यानी मनोवैज्ञानिक निर्भरता। ये क्या है, ये नेट का क्वेश्चन रहा होगा। हाँ देखिए क्या है, जून 13 नेट का क्वेश्चन है। स्पर्शेंद्रिय को उत्तेजित करने में उपयुक्त ढंग है, क्या है, मालिश से। ठीक, विभिन्न बनावटों को खोला छोड़ने से, और क्या है, विनम्र देखभाल और स्पर्श से। स्पर्शेंद्रियां यानी स्पर्श करके, टच करके जो चीजें क्या है, हम उसे किसी भी अंग को उत्तेजित कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे क्या है, किसी को पैरालिसिस का अटैक हुआ रहता है। ठीक, तो उसको मालिश करने के लिए क्या दिया जाता है, डॉक्टर तेल देते हैं कि जितना अंग उनका हो सके आटा की तरह आप क्या करें, ऐसे गूंद दें। ठीक है, ताकि उनके जो भी नर्वस सिस्टम हो, जो भी तंत्रिका तंत्र हो, वो क्या हो, एकदम खुल जाएं और ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो, होने लगे। ठीक है, तो क्या है, हम उसे उत्तेजित कर सकते हैं मालिश से, विभिन्न बनावटों को खुला छोड़ने से, और विनम्र देखभाल एवं स्पर्श से। अब क्या है, लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध डैश 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 द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। यानी स्तन ग्रंथियों से क्या होता है, ये संश्लेषित और स्रावित होता है। DNA में पाया जाता है तो क्रोमैटिन पाया जाता है। क्रोमैटिन क्या होता है, एक प्रोटीन का जालनुमा संरचना होती है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस की संरचना किसने की है, तो एडगर डेल ने दी है। किसने दी है, एडगर डेल ने दी है। यह हमारे शरीर की सरलतम इकाई है। कौन, कोशा यानी कोशिका यानी सेल्स। ठीक है, क्या है, जिस तरीके से हमें हमारे घर बनते हैं, तो घर में सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती, ईंट की होती है, फिर सीमेंट, फिर बालू, ये सब चीजें क्या है, ये सब एक कड़ी को जोड़ते हुए क्या बनाते हैं, एक मकान का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी का निर्माण करने के लिए कोशिका यानी सेल्स की आवश्यकता होती है।
कोशिका के ऊर्जा गृह होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है तो डीएनए होता है। डीएनए किसका बना होता है? तो डीएनए प्रोटीन का बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? कोई कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, ठीक। वनस्पत कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है केंद्रक और जीवद्रव्य। क्या पाया जाएगा? केंद्रक और जीवद्रव्य, ठीक है। अंतर कोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है तो लाइसोसोम कराता है। कौन कराता है? लाइसोसोम कराता है। एटीपी का विस्तारित रूप है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का है। जो एटीपी क्या है? यही एनर्जी देती है शरीर को, ठीक है। कोशिका को एनर्जी कौन देता है? एटीपी देता है। स्वयं प्रतिलिपिकारी है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली में लिपिड द्विपरत में फास्फोलिपिड है। जल भीरु एवं जलप्रिय। जल भीरु मतलब जल से डरने वाला, जल फोबी जिसे कहते हैं, और ये क्या है? जलप्रिय यानी जिसे जल प्रेमी कहते हैं, ठीक है। कोशिका का शक्ति निवास है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया कहलाती है तो एलर्जी होती है। कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती है उसे कहते हैं मियोसिस कहते हैं। शरीर के ऊतक में पानी जमा हो जाने को क्या कहते हैं? ओडिमा कहते हैं। यानी बॉडी में जब स्वेलिंग हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ओडिमा कहते हैं। बच्चों में समानांतर खेल किस आयु के लक्षण होते हैं? तो 4 to 6 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या होते हैं? समानांतर खेल खेलना पसंद करते हैं। समानांतर का मतलब आप लोग समझते हो? 2 बच्चे रहेंगे, दोनों अलग अलग खेलेंगे, ठीक है, एक साथ नहीं खेलेंगे। अगर 3 बच्चे तो तीनों अपना अलग अलग खेलेंगे, कोई कुछ खेल रहा, कोई कुछ खेल रहा, कोई कुछ खेल रहा, लेकिन खेलेंगे एक साथ, ठीक है। बट एक साथ खेलेंगे नहीं, रहेंगे एक साथ रहकर खेलते हैं, यानी समानांतर खेल उसे कहते हैं। अब क्या है? कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? केंद्रक होता है। शरीर के ऊतक में तरल के जमा होने को क्या कहते हैं? ओडिमा कहते हैं। देखो आप लोग, प्रश्न वही है बट कितने प्रकार से घुमा घुमा करके सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये जीवाईसी प्रवक्ता के प्रश्न है, ठीक है। आनुवंशिकता की आधारभूत इकाई है तो जिन होती है। क्या होती है? जिन होती है। वह कोशिका जिसको सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं तो लाइसोसोम को क्या जानते हैं? सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। कोशिका की खोज की थी तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। न्यूक्लियस से रहित जंतु कोषाणुओं में अभाव रहता है तो क्रोमोसोम का अभाव रहता है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणुएं हैं तो वसा और न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए होता है, ठीक। डीएनए और आरएनए 2 का कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करोगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अंतःश्वसन होता है। अंतःश्वसन रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच होता है। किसके बीच होगा? रक्त कोशिकाओं और ऊतकों के बीच क्या होता है? अंतःश्वसन होता है। केंद्रक के अभाव में कोशिका में अनुपस्थित होगा तो गुणसूत्र होगा। क्या होगा? केंद्रक के अभाव में कोशिका में अनुपस्थित होगा तो क्या अनुपस्थित होगा? गुणसूत्र होगा, ठीक है। कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है तो कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना, ठीक। कोशिका के ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है तो किसे जानेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, ठीक। मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 जोड़े प्लस XY, ठीक। 22 जोड़े ये क्या है? ये कॉमन होते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में क्या होंगे? कॉमन होंगे। बट जो X और Y ये होता है, ये क्या है? ये कॉमन नहीं होते हैं। यानी क्या होते हैं? ये सेक्स क्रोम होते हैं, ये सेक्स गुणसूत्र होते हैं। और जो 22 होते हैं ये क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, यानी ये सबके में समान होते हैं, ठीक। शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई क्या है? तो कोशिका है, ठीक। असंख्य छोटी छोटी इकाइयां जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं का नाम सर्वप्रथम कोशा रखा गया, जिसका श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका को सबसे पहले क्या नाम दिया गया था? तो कोशा दिया गया था। क्या दिया गया था? कोशा दिया गया था, ठीक।
अंतः श्वसन की क्रिया होती है किसमें होगी? ऊतकों में यानी टिश्यू में होती है। ठीक है। शरीर में श्वेत सार की अधिकता, ये श्वेत सार क्या है? कार्बोज है, CHO है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। इसी को कार्ब्स कहते हैं, इसके बहुत नाम होते हैं। ठीक। की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किसके रूप में जमा हो जाती है? तो एडिपोज टिश्यू के रूप में जमा होने लगती है। ठीक। यानी जब हम लोग खा खा करके ज्यादा मोटे हो जाते हैं और कोई भी वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, हम लोग जो मोटे हो जाते हैं तो यही एडिपोज टिश्यू जो होता है, जो क्या होता है, जो लोग मोटे होते हैं उनके हाथ को पकड़ो, ऐसे क्या होता है, इस तरीके से पकड़ने में क्या होता है, बहुत मोटा होता है, उनके स्किन जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। तो क्या है, वही स्किन के नीचे हमारे क्या है, एडिपोज टिश्यू जमा हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति क्या होता है, मोटा होता चला जाता है। कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से हैं, जिनके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है। तो केंद्रक के ना रहने पे क्या होगा, कोशिका मृत मानी जाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं तो मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में कहाँ होंगे, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में क्या होते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है तो संयोजी कोशिकाओं का, यानी कनेक्टिंग टिश्यू का। ठीक है। ब्लड कौन है, कनेक्टिंग टिश्यू हमारे शरीर में कौन कार्य करता है, ब्लड जो है हमारे शरीर में क्या करता है, एक कनेक्टिंग टिश्यू का कार्य करता है। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है तो कहाँ होगा, यकृत में होगा, यानी लीवर में होगा। ठीक। ग्लाइकोजन क्या है, यही प्रोटीन ग्लूकोज का जो फॉर्म होता है। जब ज्यादा मात्रा में हम लोग ग्लूकोज इंटेक कर लेते हैं तो हमारे शरीर में जो बचा हुआ जो ग्लूकोज है, थोड़ा तो उसने काम में अपने लगा लिया, और जो बचे हुए ग्लूकोज हैं उसे लीवर में और मसल्स में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। अब ये आप लोग बता दो कितना ग्राम क्या होगा, वो लीवर स्टोर करेगा और कितना ग्राम जो ग्लूकोज होगा वो मसल्स स्टोर करते हैं। तो 200 ग्राम जो है ये कौन स्टोर करेगा, ये लीवर स्टोर करेगा। ठीक। और 350 ग्राम जो है ये कौन स्टोर करता है, ये मसल्स स्टोर करते हैं। अब टोटल कितना हो गया, 550 ग्राम। कितना हो गया, 550 ग्राम हमारे यहाँ ग्लूकोज क्या होता है, हमारे यहाँ शरीर में होती है। ठीक है। तो इस तरीके से बांट बांट करके दोनों अपने पास उसे स्टोर रख लेते हैं, कर लेते हैं। और जब कभी भी हम लोग खाना कम खाते हैं या किसी परिस्थिति बस व्रत रखे हैं या ऐसे भी नहीं खा रहे हैं, गुस्से में है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उस समय जो हमें एनर्जी का कार्य देने का कार्य करता है वो ग्लाइकोजन क्या होता है, फिर ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर क्या करता है, हमें एनर्जी देने का कार्य करता है। इन तीनों प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जेनोलाइसिस क्या होता है, जेनोनियोलाइसिस क्या होता है, और नहीं, और ग्लूकोजीनोलाइसिस क्या होता है, और ग्लूकोलिसिस क्या होता है। ये आप लोग जो तीनों टर्म है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। पुराने जो भी वीडियो हैं पीछे के, उन सब में ये चीजें हम बता चुके हैं। एटीपी संबंधित है तो माइटोकॉन्ड्रिया से, किससे है, माइटोकॉन्ड्रिया से। मानव कोशिका में होते हैं तो क्रोमोसोम्स के 23 युग्म होते हैं, यानी पेयर में कितने होते हैं, 23, और संख्या में कितने होते हैं, 46। कितने होंगे, 46। यानी मानव कोशिका कितने गुणसूत्र होते हैं, तो क्या आप लोग बताओगे, पेयर में 23 और संख्या में 46 होते हैं, यानी 46 होते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, आप लोग ये क्वेश्चन, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा और जूम कर लें। काफी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान, ठीक, आप छोड़ चुके हो, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक, उसके बाद आप क्या करते हो, एक बार सडनली मन करता है कि चलो आज मैं भी ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो वहां क्या होगा, मांसपेशियों में ऐंठन होती है। क्यों लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण क्या होता है, हमें थकान कब महसूस होती है, जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, उस समय में क्या होता है, थकान महसूस होती है। बैठने पर खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी कौन है, तो कंकाल मांसपेशी है। कौन है, कंकाल मांसपेशी है। मांसपेशियों के बीच का इलेक्ट्रिक फेनोमिनोन को मापता है। क्या मापेगा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। क्या मापेगा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी से हम क्या मापते हैं, मांसपेशियों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फोनेमिनोन होते हैं, ठीक, उसको मापता है।
पेशी तनाव जिसे टेटेनी नामक रोग होता है कैसे होता है? कैल्शियम के शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से टेटेनी नामक रोग होता है। तो इसके साथ और कौन से विटामिन का नाम आता है? तो विटामिन डी की कमी से भी टेटेनी नामक रोग होता है। अगर कैल्शियम ना दिया हो तो आप विटामिन डी के साथ जा सकते हो, और अगर विटामिन डी ना दिया हो तो आप फास्फोरस के साथ जा सकते हो। ठीक। मांसपेशी में होने वाली वैद्युत घटना का माप करने के लिए उपयोग किया जाता है तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी। जो क्वेश्चन यहाँ दिया है इसे इंग्लिश टर्म पूछ लिया है, इसमें क्या है हिंदी में पूछा है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है वैद्युत घटना पूछा है, और इसमें इलेक्ट्रिक क्या है फिनोमिना पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या है फिनोमिनास पूछा है। ठीक। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित होता है करता है तो कौन करता है? राइबोसोम करता है। ठीक। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न है सुमेल वाला। क्या है? प्राक्षेपिक गति स्कंध जोड़, स्थैतिक गति कोहनी के जोड़, स्थैतिक संकुचन अचल वस्तु का उठाना, और फ्लेक्सर यानी आकुंचनी तथा एक्सटेंसर यानी प्रसारणी क्या है? गुरुत्व विरोधी मांसपेशी, सह संकुंचन आकुंचन और संकुंचनों का संकुंचन। मृदु मांसपेशी से बना होता है कौन? उदरांत भित्ति। उदर मतलब पेट। ठीक है, हमारे पेट की जो भित्ति होती है वो किससे बना होता है? मृदु मांसपेशी से यानी सॉफ्ट मसल से बना होता है। मांसपेशियों के कार्यकरण के संदर्भ में मूल रूप से शरीर का हिलना डुलना है तो क्या होगा? फ्लेक्शन एक्सटेंशन। क्या कहलाएगा? फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहलाता है। क्या इसको क्या कहेंगे? मांसपेशियों के कार्यकरण के रूप में कार्यकरण के संदर्भ में मूल रूप से शरीर का जो हिलना डुलना होता है, यानी हमारे मसल्स जो भी हैं हम कार्य कर रहे हैं उसमें मूल रूप से जो हिल डुल रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहते हैं। लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण थक जाती हैं तो कौन थकता है? पेशियां थक जाती हैं। ठीक। पैर की उंगलियों को पंख के समान फैलाना क्या है? तो सहज क्रिया है, यानी इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शंस कहते हैं जो न्यू बोर्न में होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? जो पैर की तरह उंगलियां फैल जाती हैं इसे मोरो रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या नहीं, मोरो में तो डर लगता है। ठीक, इसको आप लोग बताइएगा तो क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं तो कितने जोड़े होंगे? 12 जोड़े पसली होती है। पसली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्स कहते हैं। यानी पसलियों कितनी जोड़ी होती हैं? तो पेयर में 12 होती हैं, और अगर संख्या में कोई पूछ दे तो 24 होती हैं। अगर कोई पूछ दे पसलियों की संख्या कितनी होती है यानी रिप्स की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बताएंगी? 24 बताएंगी। और पेयर यानी जोड़ी कितनी होती है तो कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी यानी 12 जोड़ी होती है। ठीक। पेशियों के सिरे अस्थियों द्वारा बंधे रहते हैं तो कंडराओं द्वारा। इसका क्या कहने का मतलब है जानते हो आप लोग? जैसे पेशी जो हो गई, मसल्स यानी पेशियां शरीर के पसलियों से जो जुड़ी रह रही हैं। ठीक। एक होता है बोन टू बोन। ठीक, क्या होता है? बोन से बोन जो कनेक्ट होता है। ठीक, अभी इस तरीके से हम बना रहे। ठीक, ये क्या है? ये एक बोन हुआ और ये दूसरा बोन हो गया। जैसे मान लो हमारे पैर के घुटने हैं। ठीक, अब यहाँ क्या है? ये बोन टू बोन हो गया ना, तो बोन टू बोन जिससे मिलते हैं वो क्या कहलाएंगे? कंडरा कहेंगे। क्या है? क्या कहलाएंगे? नहीं, बोन टू बोन BBL तो क्या होगा? लीगामेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? लीगामेंट होगा। ठीक, लीगामेंट होगा। ठीक, बोन टू बोन जो मिलता है तो लीगामेंट होता है। और जो इस तरीके के मान लो आपकी ये हड्डी है। ठीक, और ये क्या है? ये भाई किसी मसल्स में होगा ना, ऐसे हड्डी तो नहीं दिख रही है। तो ये जो इधर ये जो हड्डियां क्या है? ये जो मसल्स को पकड़ी हुई हैं ये किससे जुड़ी होती हैं? तो ये किससे जुड़ी होंगी? ये कंडराओं से जुड़ी होती हैं। किससे? कंडराओं से, यानी लीगामेंट। और क्या कहते हैं उसको? इंग्लिश वाला टर्म नहीं मुझे याद आ रहा है। बोन टू बोन यानी BBL होता है। ठीक, इस तरीके से आप याद कर लो। जब बोन टू बोन पूछेगा, ठीक, बोन टू बोन तो क्या होगा? L होगा यानी लीगामेंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा? BBL याद कर लो आप लोग। ठीक, बोन टू बोन यानी लीगामेंट। ठीक है, इंग्लिश वाला टर्म याद करोगे तो अच्छे से मतलब फायदे में रहोगे। ठीक है, एक जो है वो नहीं मुझे याद आ रहा, भी हो सकता है लास्ट में कहीं ना कहीं मिल जाए। ठीक, तो क्या होगा? पेशियों के सिरे जो अस्थियों से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो किससे जुड़े होते हैं? कंडराओं द्वारा होते हैं। और शरीर में मांसपेशियां होती हैं, लगभग कितनी होती हैं? 500 से 600 मांसपेशियां हमारे शरीर में होती हैं। ताल में समायोजन क्रिया संभव होती है तो किससे? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ताल यानी तालु होगा। ठीक है,
पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम और विश्राम और स्वच्छ वायु। ठीक है, कितनी कितनी चीजें चाहिए हमें? प्रोटीन युक्त पहले तो हमें डाइट चाहिए, फिर हमें एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज के बाद मुझे रेस्ट चाहिए, और रेस्ट के बाद हम कैसे रेस्ट करेंगे? स्वच्छ वायु में रेस्ट करेंगे, यानी अच्छी जगह पे हमें रेस्ट करना है। ठीक, ये नहीं कि गंदे कहीं भी कूड़ा वूड़ा रखा है वहीं जाकर के हम रेस्ट कर लें। ठीक, समझे? अब क्या है, यह एक प्रकार का मध्य भाग है जिसे क्या कहते हैं? तूंद यानी बैली कहते हैं। ये क्या है? जो पेट के इस तरीके से मान लो एक बना रहे हैं। ठीक, ये क्या है? ये इस तरीके से, ये क्या है? इस तरीके से पेट होता है ना, ये जो चर्बी होती है यही क्या है? यही तूंद और बेली है, जो आगे वाली ये सारे होते हैं। ठीक, स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता कहलाती है मसल टोन कहलाती है। क्या कहलाएगी? मसल टोन कहलाती है। ये क्या है? टीजीटी का क्वेश्चन है, टीजीटी 2004 का। ठीक, ये सब क्या है? टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन है, देख लीजिए। टीजीटी पीजीटी नेट एलटी जीआईसी, ठीक है, हर जगह के ये क्वेश्चन है। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा फैट आदि की होती हैं। आदि का होती हैं 70%। कहने का मतलब समझ रहे हो? मांसपेशियां यानी मसल्स, वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स और फैट, ये सारे मिलाकर हमारे शरीर में कितना होता है? 70%। ठीक, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग 50% होती हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी होती हैं? अगर कोई पूछ ले हमारे शरीर की टोटल मांसपेशियां कितने प्रतिशत होती हैं, तो 50% होती हैं। और अगर कोई पूछ दे मसल्स, वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स और फैट आदि मिलाकर के कितना होती हैं, तो कितना होती हैं? 70% होती हैं। ठीक है, कितनी होंगी? 70% होती हैं। अब क्या पूछ रहा है? लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का संचय, यानी लैक्टिक एसिड जब हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है तो हमारे शरीर को थकान महसूस होने लगती है। किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? तो मांसपेशियों के द्वारा ही शरीर की गति क्या है? संभव हो पाती है। यानी मसल्स ना रहे तो हम लोग क्या करते हैं? मसल्स और बोन्स ये दोनों ना हो तो क्या है? हम लोग चल फिर नहीं सकते हैं। ठीक, अगर हड्डियां ना हो तो क्या होगा? शरीर एक मांस का लोथड़ा हो जाएगा, पूरा शरीर हमारा मांस क्या इकट्ठा हो जाएगा। भाई हड्डी होने की वजह से ही ना कि सारे शरीर इधर उधर, मांसपेशियां इधर उधर पकड़ी रहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है। किसमें? मांसपेशियों में। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया? अस्थितंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। क्या है? स्केलेटन सिस्टम हम लोग अब यहाँ पढ़ेंगे। अब एक सेकंड रुक जाते हैं, थोड़ा आप लोगों से बात कर लें। हम कल क्या लेकर आएंगे आप लोगों के लिए? कल क्वेश्चन लेकर के आएंगे। किससे? कल लाएंगे क्वेश्चन सलाइवरी ग्लैंड से और सलाइवा से। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, और क्या है? स्केलेटन सिस्टम से। ठीक, स्केलेटन सिस्टम से, और क्या है एक टॉपिक? स्केलेटन सिस्टम और आई से। ठीक है, किससे? आईज से। इतने टॉपिक से क्वेश्चन रखे हैं, उसका थ्योरी भी रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के रखे हैं। तो पहले मैं थ्योरी कराऊंगी, फिर एमसीक्यू कराऊंगी। ठीक, इसके लिए अगर आप लोग रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना एस मैम, आप ये चीजें लेकर के आओ। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन की हूँ। और कितने क्वेश्चन है? 150 क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन मैं लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगी। अगर आप लोग इस चीज को कहोगे तो नहीं लाऊंगी। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हैमरेज कहते हैं। ठीक है, जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटती है तो क्या कहलाती है? बहुखंड। पहले देखो हड्डी टूट कितने प्रकार की होती है। ये किस बुक में दिया है? ये क्लास 8 से लेकर के, ठीक है, क्लास 8 से लेकर के 10 तक खूब बढ़िया दिया, समझा करके दिया एकदम। कितने प्रकार की होती हैं? तो 4 प्रकार की होती है। एक तो साधारण टूट होती है, एक बहुखंड अस्थिभंग होती है, एक पचड़ी टूट होती है। इस तरीके से कई तरीके का दिया है, मतलब कई प्रकार का दिया है, और सब बढ़िया से समझा कर दिया किताब में। तो बहुखंड क्या हुआ? ये एक बोन है। ठीक है, इसमें क्या हो गया? यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। ठीक, 3 या अधिक टुकड़े हो गए तो ये क्या हो गया? बहुखंड टूट हो गया। ठीक है, और ये एक हड्डी है, यहाँ से क्रैक हो गया, क्या हो गया? साधारण टूट हो गया। पचड़ी टूट क्या होता है? ये हड्डी है, ठीक, यहाँ से टूटा और किसी अन्य मसल्स में घुस गया, ये क्या है? ये पचड़ी टूट है। इस तरीके की टूट क्या होती है? 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है तो कौन करेगा?
HCl करेगा। कौन करेगा? HCl। अब HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये कहाँ होता है? हमारे पेट में होता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है? तो जंघास्थि है यानी फीमर होता है। क्या होता है? फीमर होता है। और सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? तो सबसे छोटी बोन कौन होती है? कौन होती है? स्टेपीज होती है, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे कान में यानी ईयर में पाई जाती है। अब क्या है? स्टर्नम को कहते हैं, जो सीने की हड्डी होती है वो क्या कहलाती है? स्टर्नम कहलाती है। और स्टर्नम होती कहाँ है? ये इस तरीके से स्टर्नम होती है। अभी आप लोग को मैं बना करके दिखाती हूँ। ठीक है, बना तो मैं बहुत कम पाती हूँ, बट फिर भी चलो। ये क्या है? ये इस तरीके से हमारे ये पिंजड़े जैसे जो बना होता है हमारा, क्या है? ये चेस्ट है ना, इसी के बीच में ये जो हड्डी लगी है ये क्या कहलाएगी? यही स्टर्नम होती है। ठीक, ये क्या है? यही स्टर्नम होती है। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये तुम्हारे पसल्स हो गए। ठीक है, पसलियां हो गई यानी रिप्स हो गई। ठीक है, कितनी रिप्स होती हैं? 12 होती हैं ना, जोड़ी में 12 होंगी, यानी इधर से गिनोगे तो 12 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 12 होंगी। और दोनों को मिला करके क्या हो जाएंगी? 24 हो जाएंगी। तो जोड़ी में कितनी है? 12 है, और संख्या में कितनी हो गई? 24 हो गई। और ये जो बीच की हड्डी थी यही क्या थी? स्टर्नम है। ठीक है, मनुष्य के क्रेनियम में उपस्थित होती है तो क्या होगी? 8 हड्डियां होती हैं। क्रेनियम में कितनी हड्डी होगी? 8 हड्डी होगी। क्रेनियम कहाँ होती है? खोपड़ी में यानी मस्तिष्क के, मनुष्य के कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां होती हैं। ठीक, याद करने का ट्रिक जान लो। कपाल यानी सिर को कपार कहते हैं ना, क्या कहते हैं? कपार कह देते हैं ना, तो उसी तरीके से याद कर लो। कपाल में, क्रेनियम में कितनी हड्डी होती है? तो 8 हड्डी होती है। ठीक है, बोन चाइना नाम पड़ा क्योंकि यह बनता है हड्डी की राख से। बोन मतलब हड्डी। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है स्वस्थ अस्थियों के लिए? तो कैल्शियम आवश्यक है। क्या है? कैल्शियम। और विटामिन डी क्या है? ये सब आवश्यक है। अगर विटामिन डी ना हो तो कैल्शियम सही से वर्क नहीं करेगा। अगर कैल्शियम है, फास्फोरस नहीं है तो भी सही से वर्क नहीं करेगा। तो सब एक दूसरे से क्या होते हैं? जितने भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक के अभाव में एक की कमी दिखने शुरू हो जाती है। अगर विटामिन सी ना हो तो एनीमिया हो जाता है, विटामिन ई ना हो तो भी एनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या करते हैं? विटामिन सी और ई दोनों क्या है? ब्लड को सही से कार्य करे उसके लिए उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सारा एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। स्वस्थ दांतों एवं अस्थियों के लिए आवश्यक है तो कैल्शियम और फास्फोरस। अगर यहाँ दे दे तो विटामिन डी भी दे सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के अंग को प्रभावित करती है तो किसको करेगी? अस्थि को करेगी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? विटामिन डी की कमी से हड्डियों में होने वाला रोग है। और ऑस्टियोपोरोसिस किसको होता है? जो 60 प्लस होते हैं उनको क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियो मतलब क्या होता है? OSTO। ऑस्टियो मतलब क्या हो गया? अस्थि। और पोरोसिस मतलब, पोर मतलब क्या होता है? छिद्र होता है, यानी हड्डियों में छिद्र का हो जाना क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो जो लोग 60 के ऊपर के व्यक्ति हो जाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उनमें ये रोग देखने को मिलने लगता है। और फिर डॉक्टर क्या करते हैं? कैल्शियम वगैरह की गोली, की धूप में टहलिए, एक्सरसाइज करिए, ये सारी चीजें बताना शुरू कर देते हैं। आजकल तो प्रचार भी आता है ना, विटामिन डी और कैल्शियम वाला बोर्नवीटा है, ये है वो है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस किसे होगा? अस्थियों में होता है और 60 के ऊपर वाले व्यक्ति को होता है। लिगामेंट यानी स्नायु जोड़ता है। देखो मिल गया किसको? हड्डी से हड्डी को, यानी क्या याद करवाए थे? BBL। ठीक है, क्या है? BBL। बोन टू बोन किसे करेगा? लिगामेंट। लिगामेंट जोड़े रखता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक होता है हड्डी में होता है। किस में होगा? हड्डी में होता है। मानव शरीर में पसलियां होती हैं, 24 होती हैं। पेयर कितनी होती है? तो 12 पेयर होती है, यानी जोड़ी में कितनी होंगी? 12 होंगी। और संख्या में कितनी होंगी? 24 होंगी। ठीक, चलन तंत्र है तो कंकाल तंत्र क्या है? चलन तंत्र है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अस्थियों में जोड़ को कहते हैं संधि कहते हैं। संधि जानते हो ना क्या होती है? कोई भी संधि होती है ना, विदेश उदेश में देखते हो ना, अमेरिका से भारत के बीच में ये संधि हुई, फिर ये चीजें चाइना से और पाकिस्तान के बीच में ये संधि हुई, यही क्या है? ये संधि है। तो इसी तरीके से जो हमारे शरीर में भी होता है, हड्डी से हड्डी जोड़े है, क्या है ये? जैसे भाई हड्डियां से हड्डी जोड़ के ही तो बना, नहीं तो हम लोग का हाथ कहाँ मुड़ता?
इस तरीके से हम अपने हैंड को मोड़ पा रहे हैं, तो जब दो जगह से जुड़ा है तभी तो। जो हड्डी पर्टिकुलर एक हड्डी है वहां से आप मोड़ पाओगे क्या? बीच से हाथ को मोड़ लोगे? अगर हमारी ये हथेली है, ठीक, ये हाथ का पंजा है, ठीक, अगर यहाँ पे ये चीजें जोड़ ना हो, ज्वाइंट ना हो, तो क्या हम पंजे को मोड़ पाएंगे? कभी नहीं मोड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो ज्वाइंट होते हैं जगह जगह, हमें क्या करते हैं? हाथ को मोड़ने, पैर को मोड़ने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। मैं जब मैं स्केलेटन सिस्टम वाला वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें बहुत अच्छे से बोन में कितनी, कलाइयों में कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। हाथ में कितनी हड्डी होती, पैर में कितनी होती, सारा एकदम एक एक बॉडी लेकर के आएंगे अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तब। दांतों को विभाजित किया जा सकता है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सा? नाम बता दीजिए। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दंत सूत्र क्या होता है? 21, 23, 21, 23 बटे 21, 23 बटे 21, 23 गुड़े कितना? 2 बराबर कितना निकल जाएगा? 32। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यही दंत सूत्र होता है और दंत को 4 भागों में बांटा गया है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। अब क्या है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? तो फीमर। और फीमर होता कहाँ है? तो जांग में होता है। सबसे छोटी बोन्स कौन होती है? कौन होगी? क्या होगी? स्टेपेज होगी। कहाँ होती है? कान में, यानी ईयर्स में होता है, ईयर में होता है, ठीक। अस्थि में, अस्थि के ऊतकों की कठोरता, ठीक, किसके कारण होती है? फास्फेट और कार्बोनेट के कारण होती है। कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम। फास्फेट और कार्बोनेट के कारण क्या होती है? हड्डियों में कठोरता आती है। अस्थि मतलब हड्डी, और हड्डियों में कठोरता कब आएगी? कैल्शियम और मैग्नीशियम, फास्फेट और कार्बोनेट के कारण होती है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, इनमें इन चीजों का अभाव पाया जाता है। इसीलिए छोटे बच्चों की हड्डियां कड़ी नहीं होती हैं, और जिधर ही गोद लो ऐसे गर्दन हिलचा, इधर से इधर, इधर से उधर, वो क्या होते हैं? लुढ़कते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी क्या, हड्डियां उनकी कठोर नहीं हुई हैं, और उनके अंदर हड्डियों के जगह पे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? कार्टिलेज होता है, ठीक है। सॉरी। मनुष्य के सभी कृंतक व रदनक दंत गिर जाने पर शेष बचेंगे। क्या बचेंगे? 20 दांत। कह रहा है मनुष्य के अगर सभी कृंतक और रदनक गिर जाएं तो कितने दांत शेष बचेंगे? 20 दांत। कैल्शियम व फास्फोरस खनिज लवणों से बना होता है, तो कंकाल सिस्टम। केंद्रक नाम दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या होती तो 33। इसको क्या कहते हैं? वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। वर्टिब्रा कितनी होंगी? 33 जोड़े में होंगी। तो आप लोग इसको अलग कर लेना। जोड़ी अगर 33 है तो संख्या में कितनी होगी? तो 33 दूना कितना होगा? 33 गुणे 2 कितना होगा? 3 दूना के 6, और 3 दूना के 6 यानी 66 हड्डी होगी। कान की अस्थि होती है तो संखास्थि होती है। कान कैसा बना होता है? इस तरीके का कान होता है ना। उल्टा बना रहे हैं क्या? ऐसे कुछ कान होता है ना, बहुत बड़ा हो जा रहा है, एकदम हाथी वाला कान, ठीक। इस तरीके से ही तो कुछ कान होता है, यहाँ ऐसे, ठीक। तो ये क्या है? ये अंदर के भाग ऐसे कुछ, ऐसे शंख देखे हो ना, शंख की तरह ऐसे कुछ बना होता है, जिसे कोकलिया कहते हैं, ठीक। शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है, क्या है? शरीर को आकृति और गति प्रदान करती है, ठीक। अस्थि क्या है? अगर हड्डी ना हो तो हम चल नहीं सकते हैं। हमारी आकृति है, किसी का सिर, किसी का मुंह लंबा है, किसी का गोल है, किसी का चौड़ा है, किसी का माथा खूब चौड़ा है, किसी का उभरा हुआ है। ये क्या है? ये हड्डी ही तो है। हड्डी की आकृति और गति प्रदान करती है शरीर। हड्डी क्या है? शरीर को गति और आकृति प्रदान करती है। शरीर के भीतर कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी जो भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, और क्या है, स्टमक हो गया, इन सारे चीजों को क्या है? सुरक्षा प्रदान करती है। हार्ट हो गया, हार्ट के ऊपर क्या है? हार्ट के ऊपर फेफड़ा है ना, फेफड़ा। इस तरीके से जो भी है, ये क्या है? ये फेफड़ा हार्ट के ऊपर है, तो इससे क्या हुआ? हमारा हार्ट नीचे सुरक्षित है। नहीं तो क्या है, कोई भी एक मुक्का मारे तुम्हारा ऐसे दिल ही बैठ जाए। तो क्या है? कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है, यानी शरीर को मजबूती प्रदान करती है। नहीं तो कोई भी एक थप्पड़ मारे और उतने में सब लोग निकल लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है? शरीर को दृढ़ता भी प्रदान करती है। कौन? यानी बोन्स, यानी हड्डियां, ठीक। अब क्या है? खोपड़ी में, ओहो भाई तुम भी, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 22 होती हैं। अभी कपाल में पूछे थे ना,
ये मत समझना कि खोपड़ी और कपाल दोनों एक ही होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कपाल में 8 हड्डियां होती हैं और खोपड़ी में कितनी होंगी, 22 होती हैं, ठीक है। यही सब मिला करके जो पूछता है कि सिर में कितनी हड्डी होती है, तो 29 हड्डी बताई जाती है ना, यही जोड़ करके क्या है, 29 हड्डी होती है, ठीक है। और क्या होती है, चेहरे में कितनी हड्डी होती है, तो फेस में तुम्हारे 14 हड्डी होती है, ठीक। कितनी हड्डी होती है, फेस में 14 हड्डी होती है। प्रणासी रक्तहीनता में नष्ट हो जाती है अस्थि मज्जा। एक बार पहली बात आप लोग के लिए सॉरी, मैं अपने तरफ से आप लोग को सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार तुम बोल देती हूँ, ठीक। और तुम मेरी आदत पड़ी छोटे बच्चों को पढ़ाने की वजह से, ठीक है। बच्चों को तुम कह के पढ़ाते, इसलिए कभी कभी बहुत संभालने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी तुम निकल ही जाता है, इसके लिए आप लोग से सॉरी, ठीक। कोशिश करती हूँ कि तुम ना निकले। मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर जुड़ी रहती हैं अचल प्रकार की संधि से, ठीक है। अचल मतलब जो चल ना सके, हड्डियां जो हमारी मूवमेंट ना कर सके, ठीक है। तो मस्तिष्क की हड्डियां क्या है, ये मूवमेंट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या होती है, तो अस्थि होती है, यानी हड्डी होती है। और वो भी कहाँ की हड्डी होती है, तो जो जबड़े की हड्डी होती है ना, जिसको जौ कहते हैं, ठीक है। तो जौ की जो हड्डियां होती हैं ये बहुत ही मजबूत होती हैं। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है, क्या है, पेशी तंत्र है। रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। किसको, खपच्चियों का प्रयोग करना चाहिए। ये रेडियस और अल्ना कहाँ की हड्डी है, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ये दोनों हाथ की हड्डी हैं। कहाँ की हैं, हमारे हैंड की हड्डियां हैं, जिन्हें रेडियस और अल्ना कहा जा रहा है। कलाई के ऊपर जो भी हड्डी होती है, चलो अगर ये मैं हाथ बना दी, ये कलाई हो गई, और ये जो है यहाँ पे 2 हड्डी होती है, एक रेडियस होती है, क्या होती है, अल्ना होती है, ठीक है। तो ये जो रेडियस और अल्ना है, अगर ये टूट जाएं, ठीक है, अस्थि भंग हो जाए यानी टूट जाए, तो इनको किसके सहारा से बांधना चाहिए, तो खपच्ची लगा करके। अगर ये मान लो तुम्हारा पूरा आपका पूरा हैंड हो गया और अगर ये कहीं से क्रैक कर गया है, तो इस पे खपच्ची ऐसे चारों तरफ से ऐसे सपोर्ट के लिए ऐसे 2 साइड से एक ऊपर से एक नीचे से इस तरीके से करके क्या है, ऐसे पट्टी को बांध देते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, खपच्चियों का प्रयोग करते हैं। पसलियों के बीच में स्थित जो मांसपेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, तो इंटरकोस्टल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, इंटरकोस्टल्स कहलाती हैं। मेरुदंड कोष पसलियां तथा उरोस्थि हैं, धड़ की अस्थियां होती हैं। ये क्या है, पसलियां और उरोस्थि, ये कहाँ की हड्डियां हैं, तो ये कहाँ की होंगी, धड़ की हड्डियां होंगी, यानी सीने की हड्डी होती हैं, ठीक है। पसली कहाँ की है, अभी बताया ना, रिब्स कहाँ की होती हैं, पिंजरे जैसे जो होता है यही तो हमारी पसली है, ये क्या है, यही पसलियां हैं। तो ये कहाँ होंगी, सीने में होंगी। और उरोस थी, यानी ये जो बीच की हड्डी स्टर्नम थी, इसे ही क्या कहा जा रहा है, उरोस थी। तो ये पसली हो गई और ये उरोस थी हो गई, ये कहाँ पाई जाती है। और मेरुदंड जानते हैं, जो भी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, ये क्या है, ये मेरुदंड है। तो ये तीनों हड्डी कहाँ की हो गई, धड़ की, यानी सीने की हड्डी होती हैं, ठीक है। सब लोग क्या कहते हैं, ऊपर का धड़, ठीक है। तो यानी सीने को धड़ भी कहा जाता है। अगर आप लोग कहें ना, तो मैं ये चीजें आप लोग को पहले पढ़ा करके फिर क्वेश्चन कराऊं, लेकिन आप लोग पढ़ने के लिए पता नहीं तैयार होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए मैं केवल क्वेश्चन ही लाती हूँ। वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं, वे क्या कहलाती हैं, तो क्या कहलाएंगी, ग्लूटियल। क्या कहलाएंगी, ग्लूटियल कहलाती हैं। कौन सी, जो नितंब होता है, यानी हमारे जांघ के ऊपर जो हिप होता है, जो बोन्स, जो हिप मसल्स होते हैं, इनको लेकर के जो जांघ से जुड़े होते हैं, तो उनको कौन से मसल्स होते हैं, तो ग्लूटियल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, अस्थिपंजर का प्रमुख भाग नहीं है, तो क्या नहीं है, रक्त कण नहीं है, ठीक है। पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है, तो फ्रैक्चर बोर्ड का, किसका, फ्रैक्चर बोर्ड का। हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बेड क्रैंडल आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे, हम याद दिला रहे हैं, कहाँ देखे होंगे। विवाह फिल्म आई थी, तो उसमें जो हीरोइन जल जाती है, तो क्या है, ऐसे इस तरीके से मान लीजिए ये बेड है, ठीक है, और यहाँ पेशेंट को लिटाया गया है, ठीक, ये पेशेंट लेटा है, एक बार के लिए समझ लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से जो ऐसे बिस्तर जो होता है, वो क्या होगा, ऐसे बिस्तर क्या है, उसको ऐसे घेरे, बस उसमें क्या, व्यक्ति को ऐसे लिटा दिया गया, ठीक है। व्यक्ति को क्या, क्योंकि व्यक्ति जल चुका है, तो व्यक्ति क्या, कपड़ा तो नहीं पहनेगा ना,
तो उसको क्या ऊपर से ऐसे बस पूरे उसके बॉडी पे एक हल्की सी ऐसे चद्दर डाल दी जाती है, उड़ा दी गई है चद्दर, और क्या है इस तरीके से उसके घर को क्या एक पिंजड़ा टाइप का ऐसे बना करके उसी में व्यक्ति को क्या है ऐसे लिटा दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है यही ऊपर जो उठा रहता है, जैसे गुफा वगैरह नहीं होते केप्स वगैरह, इसी में क्या होता है व्यक्ति को ऐसे लिटा दिया गया होता है, और फिर इसमें व्यक्ति क्या होता है लेटा रहता है, उसे ही क्या कहते हैं बेड क्रैंडल कहते हैं। ठीक है, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? खपच्ची का प्रयोग करते हैं। खपच्ची किसके किसके बनते हैं? बांस से बन जाते हैं। स्केल जो होता है ना, पहले जो पीले पीले कलर की स्केल नहीं लकड़ी की आती थी, वही क्या वही खपच्चियों का कार्य करता है। इस तरीके से 4 खपच्ची लेकर के और 2 साइड से 2 आगे पीछे से लगा करके क्या करते हैं हाथ को रोक लेते हैं या बांध देते हैं। पहले जब प्लास्टर वगैरह नहीं होता था ना, तो यही चीजें होती थी, जो वैद्य वगैरह थे वो यही करके ठीक कर देते थे। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है तो 12 जोड़े। पेयर्स में कितने? 12 पेयर्स। और संख्या में कितने? तो कितने हो जाएंगे 12 दूना के 24। 29 अस्थियां पाई जाती हैं तो बक्ष में, बक्ष यानी सीने में कितनी हड्डी पाई जाएंगी? 29। अब कैसे 29 कह दे रहा है ये आप लोग बताएंगे? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? चलिए ठीक है, ना बताइए, हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है तो पेशी तंत्र है। अगर हमारे शरीर में मसल्स ना हो, मांस ना हो, तो व्यक्ति अच्छा लगेगा? अगर कंकाल तंत्र को आप लोग देख लीजिए, मोबाइल में देख लो, टीवी में देख लो, कहीं भी देख लो, तो क्या होता है? डर लगता है ना, कहीं तो भूत आ गया। ठीक है, और उस पे जब मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, पेशी तंत्र होती, तभी व्यक्ति सुंदर लगता है। क्या होता है? खूब गोल मटोल से जो लोग मोटे मोटे होते बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, भले ही थोड़े समय बाद बहुत मोटे हो जाए तो अच्छे ना लगे, और दुबले पतले सुखड़े लोग नहीं अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्यों? ये कैसे सुंदर लग रहे हैं? उनके ऊपर पेशियां हैं। ठीक है, मनुष्य के अस्थि पंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या है कितनी? 26 है। अब यहाँ से क्या होता है शुरू? श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम। हाँ, कल के वीडियो में ये भी है। ठीक है, श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन हम रखे हैं। एक व्यक्ति का प्रति मिनट श्वसन दर कितना है? तो 12 से 15। ठीक है, कहीं कहीं 12 से 18 बार भी दिया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और कहीं कहीं 16 से भी 18 बार दिया हुआ है। तो ये चीजें आप लोग समझ कर चलिएगा कि 12 से लेकर के और 18 के बीच में जो भी संख्या आएगा वह श्वसन दर के लिए क्या होगा? करेक्ट होगा, राइट होगा। ठीक है, ये वह विधि जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तो क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त होता है किसका? पुनर्जीवक का। एक रोगी की निःश्वासित वायु में क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगी। निःश्वासित का मतलब समझ रहे हैं? जो बाहर निकाल रहे हैं। तो जो बाहर हम गैस निकालते हैं उसमें क्या होती है? CO2 की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और जो अंदर अंतर श्वसन होता है, यानी जो हम इनहेल करते हैं, तो इनहेल में क्या होता है? O2 अधिक होता है। ऑक्सीजन हम अधिक लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हम कितना लेते हैं? 21% कुछ ना ऑक्सीजन है हमारे शरीर में। 21 की 23? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो। और कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते? कितना लेते? तो हम 0.03%। ठीक है, कितना? 0.04%। ठीक है, और छोड़ते कितना? 0.03 है कि 4? नहीं, 0.03% हम इनहेल करते हैं, और छोड़ते कितना है? 0.03% हम इनहेल करते हैं यानी अंदर लेते हैं, और छोड़ते कितना है? 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है तो क्या होगा? वायु जनित। वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है वो क्या होता है? विसरण होता है। ठीक है, यानी फैलाव होना, गैसों का फैलाव होना, ये क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा में के ऑक्सीजन के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा में के अनुपात को परिभाषित किया जाता है तो श्वसन लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। शरीर का वह भाग जो जुकाम से संक्रमित नहीं होता तो फेफड़ा यानी जो मेरे लंग्स होते हैं हम लोगों के, वो क्या होते हैं? जुकाम से संक्रमित नहीं होते हैं। ठीक है, सब कहते हैं ना बार बार जुकाम हो रहा है तो फेफड़े पे असर होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लंग्स कितने
कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में 1 जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं। और संख्या में कितना होता है, तो 2 लंग्स होते हैं। कौन सा लंग्स सबसे बड़ा होता है, तो किधर का लंग्स सबसे छोटा होता है, तो लेफ्ट साइड का लंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से बड़े वाले, इसके साइड्स की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि बाएं फेफड़े के नीचे ही क्या होता है, हम लोग का हार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, हार्ट होता है। इसीलिए उसको थोड़ा सा रहने के लिए जगह दिया गया है और भगवान ने उस तरफ का फेफड़ा क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। मानव में श्वसन दर होती है 16 प्रति मिनट। ठीक, पीछे आप लोग देखे ना, क्या था, 12 से 15 था कि नहीं था। हमने कहा आप लोग 12 से लेकर के और 18 तक की संख्या को रट लीजिए और इसमें से जो भी आए आप अपने हिसाब से लगा दीजिएगा। ठीक है। एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। ठीक है, क्या है, हम लोग सांस लेते हैं, एक बार सीना खूब, जब सांस अंदर भरो ऐसे क्या होता है, एकदम सीना फूल जाता है। नहीं, सांस को जब छोड़ो तब सीना फूला, देखे ऐसे। जब सांस को भरो तो क्या हो रहा है, सीना फूल जा रहा है। अब जब सांस को छोड़ दो तो क्या हो रहा है, सीना अपने पुरानी अवस्था में हो जा रहा है। तो दे रहा है एक ऐसी विशेष प्रकार की श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां, वक्ष मतलब सीना, चेस्ट, ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो प्रशोधित श्वसन में क्या होती हैं, सब क्या होती हैं, सीना हमारा फूल जाता है, यानी वक्ष क्या होता है, फूल जाता है। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है, तो 4 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब आप लोग समझे क्या कह रहा है, मतलब हम जब सांस अंदर लिए और सांस छोड़े, ये दोनों प्रक्रिया 4 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। कितने में, 4 सेकंड में कंप्लीट होती है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम अंदर श्वसन जो ले रहे हैं उसका टाइम कितना हुआ, 2 सेकंड हुआ, और जो हम बाहर छोड़ रहे हैं उसका टाइम भी कितना हुआ, 2 सेकंड हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वसन की संपूर्ण क्रिया यानी इनहेल भी करना और आउट करना, दोनों की प्रक्रिया जो हो रही है कितने सेकंड में कंप्लीट होगी, तो 4 सेकंड में कंप्लीट होगी। हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है। गहरी श्वास लेते समय लगभग कितने प्रतिशत वायु फेफड़े में भरी व निकाली जा सकती है, तो 1640 घन सेंटीमीटर जो वायु होती है हम फेफड़े में अपने भर सकते हैं और उसे निकाल सकते हैं। कितना, जब गहरी सांस ले रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते समय क्या है, व्यक्ति खूब गहरी गहरी सांस लेता है, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गई। इसमें क्या होता है, बाबा रामदेव सिखाते हैं ना, तो इसमें क्या हम लोग बहुत गहरी गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में कितनी, यानी लंग्स में कितने वायु भर सकते हैं, तो 1640 घन सेंटीमीटर। ठीक है। हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, वह कौन सा है, तो शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लाना, ये किसका कार्य है, हार्ट का कार्य है। हार्ट का कार्य क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है, ना कि ब्लड को फिल्टर करना होता है। जब भी कोई पूछे कि रक्त हमारा शुद्ध किस अंग में होता है, तो आप क्या बताओगे, आप किडनी बताओगे, ना कि आप क्या बताओगे, अरे सॉरी, आप क्या बताओगे, फेफड़ा बताओगे, यानी लंग्स बताओगे। ठीक है, क्या बताओगे, लंग्स बताओगे, ना कि आप हार्ट बताओगे। हार्ट में क्या होता है, हार्ट हमारा क्या है, शरीर को पंप करने का कार्य करता है। क्या करता है, अरे ब्लड को पंप करने का कार्य हमारे शरीर में करता है, ना कि ब्लड को शुद्ध करने का कार्य करता है। ठीक। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है 18 बार। 3 बार ये प्रश्न पूछा गया, और तीनों के शब्द आप लोग देख लो, एक जगह 12 से 15 दिया, एक जगह 18 दिया, एक जगह 16 दिया। ठीक है, दिया कि नहीं दिया, तीनों ऑप्शन आप लोग के आंखों के सामने है। ये मत कहना कि मैम ये बता रही हैं। ठीक है, ये बुक ये कह रही है कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं और सबके उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। तो आप लोग ये याद कर लीजिए, 12 से 18 को आप गांठ बांध कर रख लीजिए और अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन आए उस हिसाब से आप आंसर करके आ जाइएगा। ठीक है, बहादुरी इसी में है, ना कि किसी की बातें रट करके कि ये मैम तो कहीं 12 बार है, ये मैम कहीं 16 बार है और ये मैम कहीं 18 बार, मैं इन्हीं की ही बातें मानूंगी। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपना 1 नंबर कम करके आ जाएंगे। ठीक है। जब किसी, देखो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी, हम पढ़ते 1000 चैनल पे हैं,
1000 बुक से पढ़ते हैं, 1000 टीचरों से पढ़ते हैं, ठीक। बट हम अपनी भी तो कुछ दिमागे हैं, हम अपना भी तो आंखें खोल रखे हैं। हम जो चीजें देखेंगे हम उसे ही करेंगे, ना कि हम किसी के अंधभक्ति में पागल हो जाएंगे, ठीक है। हमें एक सीट अपनी पानी है, ना कि किसी के उसमें चलना है, ठीक। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? एस्फिक्सिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एस्फिक्सिया कहते हैं। टॉन्सिल होने पर उपयोगी है नमक के गरारे करना। टॉन्सिल जानते हैं, यहाँ पे गले के नीचे क्या जैसे गल सूंघना नहीं होता है, इसी टाइप का होता है और बहुत दर्द करता है। पानी पीने में भी क्या होती है? तकलीफ होती है, उसे ही टॉन्सिल कहते हैं। वो टॉन्सिल अंग ही भगवान ने मेरे अंदर दिया, बस उसमें क्या होता है, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में सांस लेता है 12 से 18 बार। 4 बार क्वेश्चन आ गया और इसी को आप रट करके रखे रहिएगा, ठीक है। फेफड़े के वायुकोश उपकला यानी एपिथेलियम के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? शल्की बने होते हैं, ठीक है। कैसे बने होते हैं? शल्की बने होते हैं। जैसे ऊन होता है ना, शल्की शल्की। एक आप बुल में सल्की सुने होंगे, एक आप इसमें सल्की सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये सल्की बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसमें हवा भरी जाती है। ये खूब सॉफ्ट सॉफ्ट मांस के बने होते हैं, ठीक। अब यहाँ से आ गया पाचन तंत्र, पोषण एवं चयापचय, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब क्या है? यकृत द्वारा संश्लेषित और श्रावित किया जाता है क्या? HDL। ये क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल कौन से होते हैं? एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कौन होता है? HDL। ये क्या है? ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। और क्या है? LDL। ये क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल है। कौन सा? ये गुड हो गया, ये बैड हो गया। इन सब का फुल फॉर्म बता दो। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हमारे शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए? नहीं, ये कितना होता है? ये जो HDL है ये कितना होना चाहिए? तो HDL 40 ग्राम होना चाहिए। और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? तो 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। और एक कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है? VLDL, वेरी डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या होता है? वेरी डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये सब क्या है? ये सब लिपोप्रोटीन है। ये एक गुड माना जाता है, एक बैड माना जाता है। 2021 में प्रश्न पूछा था कि बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? तो जो LDL है ये क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, ठीक। एसिड माध्यम से में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है, तो पेप्सिन प्रोटीन के लिए क्या होता है? एंजाइम माना जाता है पाचन के लिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत है यानी लीवर है, ठीक। आज कंप्लीट कर लेंगे क्या हम? 51 मिनट हुआ है, चलिए देखते हैं। लार में उपस्थित वह एंजाइम जो भोजन के पाचन में मदद करता है तो सलाइवरी एमाइलेज होता है, ठीक है। सलाइवरी मतलब जो लार ग्रंथि होती है, वो भी लार में कौन सी होती है? एमाइलेज होती है। लार ग्रंथि कितनी होती है? 3 होती है। संख्या में कितनी होगी? 6 होगी और जोड़ी में 3 होगी, ठीक है। जब मैं लेकर आऊंगी विस्तार से तो मैं बताऊंगी, ऐसे पढ़ते चलिए। अग्नाशयी रस की निर्मुक्ति प्रेरित होती है तो ट्रिप्सिनोजेन से। वह जीवाणु जो पेप्टिक अल्सर का कारण है क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है टाइलिन है। क्या कहते हैं? मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। CHO का पाचन किससे होता है? मुख से शुरू हो जाता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में हो जाता है? तो टाइलिन नामक जो एंजाइम लार में पाया जाता है उसके उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है तो मुख में होती है। मुख में किसके उपस्थिति में? टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मुख से पाचन शुरू हो जाता है। अग्नाशयी रस में नहीं होता तो पेप्सिन नहीं होता है। सलाइवा यानी लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो अमाइलेज है और टाइलिन है। ये सब क्या है? ये सब लार में पाए जाते हैं। ऊतक यानी तंतु के टूटने की क्रिया कहलाती है तो अपचय कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचय और उपचय जानते हो ना, मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ठीक है। तो कैटाबॉलिक यानी काटते हैं यानी टूटता है, और ये क्या है? मेटाबॉलिक यानी किसी चीज का निर्माण हो रहा है। गिट में खाद्य पदार्थ के पाचन के लिए एंजाइम की अनुक्रमिक संबद्धता है। टाइलिन, पेप्सिन, एमिलेज, आइसोमाल्टोज। ये क्या है? ये हमारे पाचन में खाद्य पदार्थ के पाचन के लिए जो क्या है? एंजाइम है। जो ये ना रहे तो हमारे यहाँ पाचन
ना हो। उदर आंत नलिका की आधारभूत प्रेरक गति कहलाती है तो पेरिस्टालसिस कहलाती है। क्या कहलाएगी? पेरिस्टालसिस कहलाती है। भोजन का चबाया जाना क्या कहलाता है? पीसना कहलाता है। क्या कहलाता है? मैस्टिकेशन कहते हैं इसको, ठीक है। आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती है तो पार्श्विक कोशिकाएं। आमाशय के कोटर यानी एंट्रम की जी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है तो गैस्ट्रीन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बना होता है तो उदर स्राव जो है क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज एंजाइम स्रावित किया जाता है तो मुख और अग्नाशय द्वारा, ठीक है। अग्नाशय से भी अमाइलेज स्रावित होता है, ठीक, यानी पेनक्रियाटिक जूस जो है वो भी अमाइलेज होता है। कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है तो मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आक्सेंटिक ग्रंथियों को क्या कहते हैं? उदर ग्रंथियां भी कहते हैं। लार में पाचन एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, यानी क्या है? टाइलिन होता है। ये क्या लिखा है? प्लाइटिन लिखा है। बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाता है तो स्थूल खाद्य निभाता है। पित्त रस का निर्माण होता है, कहाँ होगा? यकृत में यानी लीवर में। और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर बोले तो पित्ताशय में, ठीक है। पोषक तत्व का अधिकांश अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ होगा? छोटी आंत में। हमारे छोटी आंत में 5 से लेकर के 6 घंटे तक भोजन क्या करता है? रेस्ट करता है और वहीं इसका पाचन कंप्लीट हो जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, यानी वाटर को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? बेस्ट पदार्थ जो होते हैं वो हमारे मलाशय यानी रेक्टम के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। कैरोटीन शरीर में किसके माध्यम से विटामिन ए में परिवर्तित होता है? तो यकृत यानी लीवर जो है क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है विटामिन ए में। हम किस फॉर्म में खाते हैं? हम कैरोटीन के फॉर्म में कोई भी चीज खाते हैं और वो जाकर के हमारे शरीर में विटामिन ए। हम लोग गाजर खाते हैं तो कहते हैं ना विटामिन ए, बट हम विटामिन ए नहीं खा रहे होते, हम कैरोटीन खा रहे होते हैं, ठीक है। फिर कैरोटीन जाकर के विटामिन ए बनता है हमारे यकृत में। मुख में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टाइलिन है, यानी लार एंजाइम है। पुरकिंजे तंतु होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो हृदय में यानी हार्ट में पाए जाते हैं। भोजन में उपस्थित रफेज यानी जिसे फाइबर कहते हैं, रेशेदार पदार्थ क्या होता है? क्रमांकुंचन गति में सहायता करता है। ये क्रमांकुंचन गति क्या होता है? जो हमारे जो पेट में कब्ज बनते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन जो होता है, उसके लिए क्या है? पेट को साफ रखने के लिए रफेज हमारे शरीर में क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। गैस्ट्रिक एवं ड्यूडोनल अल्सर में इलाज में मुख्यतः दिया जाता है तो उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयां यानी हाई फाइबर युक्त क्या करेंगे? उसे डाइट देंगे, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करती है तो प्रोटीन को किस में करेगी? पेप्टोन्स में करती है। किस में करेगी? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करती है। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है तो यकृत यानी लीवर में होता है। आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है, इसे काइम कहते हैं। आज जो मुंह में हमारे भोजन होता है, हम जिसे चबाते हैं, मेस्टिकेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? काइम। और उसे बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। इस तरीके से खाने का भी 3 रूप होता है। मुंह में जैसे बाइट लिए उसको क्या कहते हैं? जो थोड़ा सा चबा लिए उसे क्या कहते हैं? जो अंदर गया उसे क्या कहते हैं? तो कोई जो आंशिक रूप से पचा भोजन है क्या है? काइम है, ठीक है। इस तरीके से पर्टिकुलर सबका नाम होता है। बड़ी आंत का अंग नहीं है तो क्या नहीं? इलियम नहीं है। इलियम किसका है? डीजेआई। किसका है? डीजेआई। कहाँ आई? कौन आई? छोटी डीजेआई। क्या है? छोटी आंत जो है डीजेआई है तो आई क्या हो गया? इलियम हो गया। जे क्या हो गया? जेजुनम हो गया। डी क्या हो गया? डेडुनम हो गया, ठीक है। तो ये किसके पार्ट हो गए? ये छोटी आंत के पार्ट है, ना कि बड़ी आंत के, ठीक। बड़ी आंत के पार्ट कौन कौन से हैं? रेक्टम, मलाशय। रेक्टम मलाशय तो खैर एक ही हो गया। आप लोग बताइएगा तो तीनों पार्ट के नाम आप लोग बताना। तो वह एंजाइम जो कैल्शियम की उपस्थिति में दूध को केसीन प्रोटीन की क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? रेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनिन कहते हैं, ठीक है। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हार्मोन्स नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक। वीडियो लंबा हो जाएगा। एंजाइम जो आमाशय, अगर आप लोग कहो कि मैम आप वीडियो लंबा करो, मैं देखूंगी, तो मैं एक नहीं, मैं 1.5 2 घंटे का भी वीडियो ला सकती हूँ, ठीक है। बट आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। एंजाइम जो आमाशय में उपस्थित रहते हैं, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। क्या क्या है? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ठीक है।
मनुष्य में रेक्टम एक अंग तंत्र है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पाचन तंत्र से, और रेक्टम किसका भाग है, तो बड़ी आंत का यानी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। टाइलिन का प्रभाव होता है शर्करा तथा स्टार्च पे। टाइलिन पाया कहाँ जाता है, तो सलाइवा में पाया जाता है यानी लार में पाया जाता है। ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ होगी, यकृत में होगी यानी लीवर में होगा। लाइपेज एंजाइम पाया जाता है लार में, कहाँ पाया जाएगा, लार में यानी सलाइवा में। एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई होती है तो 5.5 से 9 मीटर लंबी होती है। रोमिका युक्त उपकला यानी जिसे एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, कहाँ पाया जाता है, जिह्वा में पाया जाता है। अग्नाशय का वह स्राव जो सीधे रक्त में प्रवेश करता है इंसुलिन होता है। शरीर की मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है यानी बोन मैरो में होता है। ठीक है। रेड ब्लड कार्पसल्स का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम हैं एमाइलेज तथा लाइपेज। जठर रस में उपस्थित पाचक रस होते हैं रेनिन तथा पेप्सिन। क्या होंगे, रेनिन तथा पेप्सिन। मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी होती है, यानी पेयर में 3 होगी और संख्या में कितनी होगी, 6 होगी। ब्रूनर्स ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती है, तो पक्वाशय में होती है। ठीक है, कहाँ होगी, पक्वाशय में होगी। छोटी आंत की अंदर की सतह पर उपस्थित अंगुलीनुमा जो संरचना कहलाती है उसे क्या कहते हैं, गुहांकुर कहते हैं। अंगुलीनुमा संरचना क्या हो गई, इस तरीके से जो छोटी आंत है ना, इस छोटी आंत में क्या होता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे संरचना होती है और इसीलिए क्या होता है, पाचन हमारे इसमें छोटी आंत में आसानी से होता है। किसी भी चीज का पाचन क्या है, इसमें कोई चीज घुसा फिर इसमें निकला, इसमें क्या पिसता जा रहा है ना। वसा का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है। हमारे शरीर में मुख से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को क्या कहते हैं, तो आहार नाल कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनॉल कहते हैं। टाइलिन कीड़ों में पाया जाता है तो लार रस में पाया जाता है। टाइलिन किस में पाया जाएगा, लार में पाया जाएगा, सलाइवा में। काइम है, देखिए आया ना, काइम क्या है, आमाशय भित्ति में भोजन का लेई के रूप में जो होता है वो क्या है, काइम है। एक आप क्या पढ़े थे पीछे, बोलस, और एक क्या है, ये काइम है, और पीछे क्या पढ़े थे, काइल पढ़े थे। क्या है, काइल। अब आप यहाँ डिफरेंट समझ गए। बोलस क्या है, जो हमारे मुख में खाना रोटी को हम 2 बार घुमाए वो क्या हो गया, वो बोलस हो गया। क्या है, बोलस हो गया। काइल क्या है, जो हमारे पेट में यानी जो भोजन लेई के रूप में चला गया वो क्या है, काइल है। आज जो आधा मुंह में हम लिए नहीं, देखो जैसे रोटी का टुकड़ा है, ठीक, ये मान लो रोटी का टुकड़ा है, मैंने इसे अपने अंदर ले लिया, ठीक, जैसे मुंह में लिया तो क्या कहलाया, बोलस कहलाया। क्या कहलाया, बोलस कहलाया। और इस टुकड़े को हम 2-4 बार इस तरीके से यूं दांत से चबा लिए तो ये क्या हो गया, ये काइल हो गया। क्या हो गया, ये काइल हो गया। और काइम क्या हो गया, जो पेट में हम अंदर खाना निगल गए, अभी पूरा पचा नहीं है, ले ही बना है, तो ये क्या हो गया, ये काइम कहलाता है। अब आप लोग डिफरेंट को समझ कर रखोगे, बोलस, काइल और काइम। ठीक है। ग्लोबलेट कोशिकाएं हैं तो यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। ठीक। सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है, जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पेट के नीचे होता है, कहलाता है यकृत। यानी यकृत के पूरे उसके बारे में बता दिया कि कितने किलो का है, 1.5 किलो का है। कलर कैसा होगा, तो कोमल सॉफ्ट रेड होगा। कहाँ होगा, तो अमाशय के ऊपरी भाग में। किस साइड होगा, तो दाईं साइड होगा। और कहाँ होगा, पेट के नीचे होगा। ठीक है, इतना कुछ यकृत के बारे में बता दिया। अब यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने प्रश्न बने, 6 प्रश्न बनते हैं। ठीक है। एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है, क्या होता है, टाइलिन होता है। आमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होती है, उसे क्या कहते हैं, तिल्ली कहते हैं। तिल्ली को क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। क्या कहेंगे, स्प्लीन कहते हैं। ठीक है। वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है, उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है, तो आमाशय में जाता है, यानी स्टमक में जाता है। ये क्या है, इस तरीके का अगर हम ऐसे कुछ बना दें, ठीक, ये व्यक्ति है, ठीक,
तो यहाँ से क्या है, ये फूड पाइप, यहाँ से क्या है, मुख है, फिर यहाँ से ये ऐसे फूड पाइप है, ठीक है, फिर यहाँ नीचे क्या है, इस तरीके से ऐसे पेट हो जाता है, फिर नीचे छोटी आंत होता है। तो पहले मुख में भोजन आएगा, फिर यहाँ फूड पाइप में आएगा, फिर यहाँ स्टमक में आएगा, फिर नीचे क्या होगा, छोटी आंत में जाएगा। यकृत का मुख्य कार्य होता है तो पित्त बनाना होता है। यकृत का मुख्य वर्क क्या है, मेन वर्क इसका है क्या है, पित्त रस का यानी बाइल जूस का फॉर्मेशन करना होता है। और स्टोर कहाँ हो जाता है, गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में। बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। वह प्रोटीन को पचाता है, केवल प्रोटीन को पचाता है कौन, जठर रस केवल प्रोटीन पे वर्क करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जठर रस में, ये भी किस पे वर्क करेगा, पेप्सिन प्रोटीन पे। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना तैयार होता है, तो 4 औंस जो होता है पर डे व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। कितना, 40 औंस। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। SGPT संबंधित है लीवर से, किससे है, लीवर से। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट करें और बताएं कि मैम आप कैसा पढ़ाती हैं। देख लो एक बार में, ये भी नहीं कि वीडियो मैंने बंद किया खोला कर, एक बार में 1 घंटा 3 मिनट आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड किए। प्लीज 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 आप लोग इसे शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।